हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के लिए जो हमारा यूनिट चल रहा है वो डायनामिक्स है, कहना चाहिए ब्रांच है डायनामिक्स। यूनिट चल रहा है आपका लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर चल रहा है फोर्स। और फोर्स चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था जिसका नाम था इम्पल्स। और उस इम्पल्स टॉपिक के फॉर्मूले, थ्योरी सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए थे। गिव रीजंस, न्यूमेरिकल्स भी दिए थे लेकिन गिव रीजंस भी दिए थे कि आपको बच्चों को उनका रीजन फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे फाइंड आउट करके भेजा है सिंसियरली। जो हर बार बच्चे सिंसियरली वर्क करते हैं उन्होंने तो भेजा ही है। और काफ़ी बच्चे एक कंप्लेंट कर रहे थे कि हमें नहीं मिला रीज़न। तो मैं बच्चों को इसका रीज़न यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बच्चे जिन्होंने कर लिया है वो भी एक बार चेक कर लें, और जैसा उन्होंने किया है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से देखकर। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वो टॉपिक, ये है आपके सामने। आपको ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक करने के लिए दिया था कि रीजंस आपको फाइंड आउट करने हैं। गिव रीजन। पहला रीजन था व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। अगर आप इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ लें तो आप सारे बाकी एग्जाम्पल्स को भी समझ जाएंगे। सब में एक ही रीजन है, इसलिए मैंने इसका एक ये डायग्राम भी आपको बना के दिखाया है। ये क्रिकेटर है या कोई भी इंसान जो बॉल को कैच करे, क्रिकेटर इसलिए बोल देते हैं कि उनका ये रोज का काम होता है। तो जब आप क्रिकेट खेल रहे हो या बॉल से खेल रहे हो और आपको बॉल कैच करनी पड़ती है तो बॉल तेजी से आपकी तरफ आ रही होती है, और जब वो तेजी से आ रही होती है तो उसमें मास तो है ही, साथ में वेलोसिटी भी होती है जो कि उसका मोमेंटम कहलाता है। आप इसे इनिशियल मोमेंटम भी कह सकते हो, जो भी उसका मास है और वेलोसिटी है उससे। जैसे ही वो क्रिकेटर बॉल को हाथों में पकड़ता है, as soon as the cricketer holds the ball, दो कॉन्सिक्वेंसेस, दो सिचुएशंस हम मान सकते हैं। पहले सिचुएशन में यहाँ तो ये दिखाया है कि उसने बॉल को पकड़ के अपने हाथों को ऐसे नीचे की तरफ ले आना है, लेकिन मान लें कि उसने यहाँ पर बॉल पकड़ ली और हाथों को नीचे नहीं लाता, ये हाथ ऐसे नीचे की तरफ नहीं लाता, तो बॉल को पकड़ते ही बॉल का जो मोमेंटम है फाइनल वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉल रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि उसने पकड़ ली है। जब तक वो आ रही थी तब तक रेस्ट में नहीं थी, पकड़ते ही रेस्ट में आ गई। अब आपका जो फॉर्मूला कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, देखो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर आप ये dt को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे f dt, तो ये dp हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ये फॉर्मूला इम्पल्स का बन जाएगा। तो सेकेंड लॉ ही इम्पल्स का फॉर्मूला बना देता है। f इंटू dt करते हैं, आप इसको इम्पल्स लिख देते हैं, तो आपका इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब dp भी लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 भी लिख सकते हैं। खैर, हम अगर इस फॉर्मूले को देखें इम्पल्स फॉर्मूला बनाने से पहले, तो ये dp यानी चेंज इन मोमेंटम है। जैसे बॉल का मोमेंटम जो भी था उससे जीरो हो गया, और dt वो टाइम है जिसमें बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। ये चेंज इन मोमेंटम जितने कम टाइम में होगा, जितने लेस टाइम में होगा, यहाँ टाइम की वैल्यू जितनी कम आएगी, जितना जल्दी हो जाएगा, फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। फॉर्मूला देख लो आप, सिंपल मैथमेटिक्स है। डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यू आएगी या रखेंगे, आंसर उतना ज्यादा आता है। अगर बच्चे ने बॉल को पकड़ के यहीं पर अपना हाथ रखा तो पकड़ते ही मोमेंटम जीरो हो गया, यानी मोमेंटम के चेंज होने में टाइम बहुत कम लगा। लेकिन अगर वही क्रिकेटर, वही बच्चा, वही इंसान इस बॉल को पकड़ने के बाद ऐसे नीचे की तरफ लाता है, तो ये जो यहां से यहां तक लाने का जो टाइमिंग है
वो ज़्यादा होता है, और मोमेंटम यहीं पर नहीं, यहाँ से यहाँ 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 आने के बाद ज़ीरो होता है। यानी वाइल लोअरिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को नीचे करते समय, द बॉय इंक्रीजेस द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और टाइम यहाँ पर F इज इक्वल टू dp/dt में टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम आएगी, यानी बॉल हाथ पर उतनी कम फोर्स लगाएगी तो चोट कम लगेगी। इन सारे एप्लीकेशंस या इन सारे पॉइंट्स में एक ही ये रीजन है, वो रीजन याद रख लो। इस फॉर्मूले के मुताबिक मोमेंटम के चेंज होने में या जीरो होने में, चेंज हो रहा है ना, कुछ था और जीरो हो गया, मोमेंटम के चेंज होने या जीरो होने में टाइमिंग जितना कम लगेगा फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, और टाइमिंग जितना ज्यादा लगेगा फोर्स उतनी कम लगेगी। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो इसी पर हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ बहुत मेन एप्लीकेशंस यहाँ दिए हैं, आप बुक पढ़ोगे आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अब आप उनका रीजन जानते होंगे। सेकेंड क्या बोलता है, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बोगीज ऑफ ट्रेन्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद अ स्प्रिंग सिस्टम टू अवॉइड सीवियर जर्क्स। मैंने शॉक एब्जॉर्बर्स की बात बताई थी बच्चों को। जिस भी व्हीकल में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर यही काम करते हैं। गड्ढे पर व्हीकल उछलता है तो उछल के वापस जैसे ही वो नीचे लगता है तो शॉक एब्जॉर्बर दबता है। जैसे हाथ पीछे की तरफ हुआ, आपने नोटिस किया होगा बाइक वगैरह के साइड में देखोगे शॉक एब्जॉर्बर दबता है, और दबने से वो टाइम इंटरवल बढ़ जाता है मोमेंटम के जीरो होने का, और टाइम इंटरवल जितना बढ़ जाता है फोर्स उतनी कम लगती है, तो आपको झटका कम लगता है। दो ट्रेन्स के बीच में भी यही सिस्टम लगा होता है, एक बफर सिस्टम बोलते हैं इसको, क्योंकि हर बोगी में ब्रेक नहीं होता, ब्रेक लगता है सिर्फ आगे, सबसे आगे इंजन में। इंजन में ब्रेक लगा, इंजन रुक गया, बोगीज तो चलते रहना चाहती हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, तो हर पीछे वाली बोगी अपने आगे वाली बोगी को धक्का मारेगी ट्रेन रुकने के समय, और वो धक्का जब मारती है तो बीच में एक स्प्रिंग जैसा सिस्टम अगर लगा देंगे तो स्प्रिंग के दबने की वजह से जो मोमेंटम के जीरो होने का टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। टाइम इंटरवल जितना ज्यादा होगा बोगीज एक दूसरे पर फोर्स उतनी कम लगाएंगी। यहां ये लिखा है, अ पर्सन फॉलिंग ऑन पक्का फ्लोर और फ्रोजन आइस। पक्का फर्श, मार्बल का इस तरह का फर्श होता है, जो सीमेंट का मार्बल का पक्का फर्श, या फ्रोजन आइस जमी हुई बर्फ, हार्ड बर्फ, इज लाइकली टू रिसीव मोर इंजरीज, उसे ज्यादा चोट लगेगी देन ऑन फॉलिंग ऑन कच्चा फ्लोर, लूज अर्थ, सॉफ्ट स्नो, कॉटन, नेट, इस तरह की दबने वाली चीज पर गिरने पर चोट कम लगती है। रीजन वही है, ये आपका अगर फर्श पक्का है और कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरता है तो गिरते समय तो उसका मोमेंटम है क्योंकि गिर रहा है, वेलोसिटी है, लेकिन टकराते ही मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ये फर्श हार्ड है अगर तो, और टकराते ही मोमेंटम जीरो हो गया, यानी मोमेंटम के जीरो होने में जो टाइमिंग है वो बहुत कम लगा मोमेंटम के चेंज होने में। लेकिन अगर ये फर्श हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो जो भी चीज से टकराएगी तो ये फर्श अंदर की तरफ दबेगा। जैसे आप नेट पर गिरो, स्नो पर गिरो, कॉटन पर गिरो, गद्दे पर गिरते हैं, तो आप जब गिरते हो तो ये नीचे दबता है, और दबता है तो यहीं पर मोमेंटम जीरो ना होके नीचे थोड़ी देर बाद आके मोमेंटम जीरो होता है, जैसे हाथ में बॉल नीचे आके, और मोमेंटम के जीरो होने का जो टाइमिंग है वो इसके दबने की वजह से बढ़ जाता है, और टाइमिंग बढ़ जाने की वजह से फोर्स कम लगती है, फोर्स कम लगती है तो चोट कम लगती है। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि सर्कस वगैरह करते हैं जब, तो ऊपर से गिरने से कोई चोट ना लगे, कोई मरवर ना जाए, तो नीचे नेट बिछा के रखते हैं कि अगर कोई हाथ वाथ छूट जाए किसी का ऊपर कलाबाजी करते हुए तो वो नेट पर गिरता है। नेट पर गिरते ही वो नीचे की तरफ दबता है नेट। मोमेंटम जीरो होने में जितना ज्यादा समय लगता है, जितनी ज्यादा दबने वाली चीज होती है, सॉफ्ट चीज होती है, उतना समय ज्यादा लगता है, फोर्स उतनी कम हो जाती है। तो आप बहुत ऊंचाई से अगर किसी गद्दे पर गिरोगे तो आपको चोट बहुत कम लगेगी, लेकिन पक्के फर्श पर गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, गिरना नहीं।
उसके बाद चाइना वेयर्स, मैंने बोला था चाइना वर्ड अच्छा नहीं लगता, आप इसके लिए कोई भी कांच वांच की जो टूटने वाली क्रॉकरी होती है, एक अनब्रेकेबल होती है जो जल्दी से टूटती नहीं है, लेकिन एक ब्रेक हो जाने वाली क्रॉकरी, उसको रैप करते हैं, यानी लपेटते हैं स्ट्रॉ या पेपर में। आप किसी क्रॉकरी की शॉप पर जाके एक बॉक्स खरीद के लाओ जिसमें 6 ग्लासेस हो कांच के, या कप मग्स हो टूटने वाले जो टूट जाते हैं जल्दी गिरने पर, वो हमेशा एक किसी पेपर में रैप करके एक दूसरे के साथ फिक्स होंगे, या स्ट्रॉ होगा बीच में भूसा भूसा जैसी कोई चीज। वो भी इसीलिए होता है कि बॉक्स में जब वो रहते हैं ऐसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए, तो बीच में अगर कुछ नहीं होगा तो जब कुछ झटका वटका लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में, जर्क वर्क, तो आपस में टकराएंगे। बीच में कोई स्प्रिंग जैसा या कोई दबने वाली चीज नहीं होगी, टकराते ही उनका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यानी मोमेंटम के जीरो होने में टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। बीच में कोई दबने वाली चीज होगी, पैकिंग होगी, तो आपस में टकराने पर वही स्प्रिंग सिस्टम जैसा या दबने जैसा काम करेंगे, तो उनकी टक्कर लगने पे फोर्स कम लगेगी। इसलिए क्रॉकरी को ऐसे उसमें पैक किया जाता है। तो जितने रीजंस आपको बताए हैं सब में एक ही, ये फॉर्मूला भी लिख देना आप जब रीजन अगर लिखने के लिए आ जाए तो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ कह लो, या फिर फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, F is equal to dp/dt, and if time is very small in changing the momentum, force is very large, and if we increase the time of change of momentum, force will be small. तो ये आपका गिव रीजंस वाला पार्ट खत्म होता है और इम्पैक्ट वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम आपको चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ का थ्योरी पूरा समझा देते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने आ चुका है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब तक आप बाकी दोनों लॉज पढ़ चुके हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते थे जिसको, सेकंड लॉ भी पढ़ चुके हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, ज्यादातर लोगों ने सुना होता है। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसमें एक्शन और रिएक्शन, ये दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, और ये दोनों एक्शन भी और रिएक्शन भी बताए गए हैं इक्वल और ऑपोजिट। तो इस लॉ को पहले थोड़ा समझ ले। एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी एक फोर्स है, और लॉ कहता है कि दुनिया में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यानी हर एक फोर्स का एक दूसरा फोर्स पाया जाता है, हर एक फोर्स के बदले एक दूसरा फोर्स पाया जाता है जो पहले वाले फोर्स के यानी एक्शन के इक्वल भी होता है और ऑपोजिट भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यहां से आप समझ सकते हो, ये सबसे आसान एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कुछ मैं बताऊंगा और आपको भी कुछ एग्जांपल्स जो मैं बताऊं उनसे कुछ अलग अगर एक्शन एंड रिएक्शन के आप महसूस करते हो अपनी डेली लाइफ में तो आपको खोजने हैं। ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, एक स्केट बोर्ड है इसके पास, देखा होगा बच्चों ने कि इस तरह का बोर्ड होता है जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, और उस स्केट बोर्ड को चलाने के लिए एक पांव उस पर रखा हुआ है और दूसरे पांव से यहां पर हमारे पास ये जो मैं दिखाता हूं, ये यहां ये स्केट बोर्ड जिस जगह चला रहा है ये ग्राउंड है, ठीक है जी। और ग्राउंड पर
ये बच्चा इस पैर से ऐसे फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से ये स्केटबोर्ड आगे की तरफ भागता है। जितनी ज्यादा फोर्स ये से ग्राउंड को पुश करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, बल्कि अगर आप इसका ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये पीछे की तरफ ऐसे धकेल रहा है, उतना ज्यादा फोर्स से ये स्केटबोर्ड आगे जाएगा और ये फोर्स कहलाएगी एक्शन और ये फोर्स कहलाएगी उसका रिएक्शन, और ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे। ये आप करके भी देख सकते हो। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपको समझा सकता है एक्शन एंड रिएक्शन। उसके अलावा जो बच्चे स्विमिंग करना जानते हैं वो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं या कर चुके होंगे, अभी तो नहीं कर सकते लेकिन कर चुके होंगे। और जो नहीं जानते हैं उन्होंने किसी ना किसी को रियल में या पिक्चर में या मूवी में कहीं पर स्विमिंग करते देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ऐसी स्विमिंग डाल के देख लो। तो जब स्विमर स्विमिंग करता है तो वो वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है, तभी वो आगे स्विम कर पाता है। जो उसके हैंड्स का एक्शन होता है वो वाटर को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, तब वो आगे की तरफ मूव करता है। पीछे की तरफ धकेलने से वो एक्शन लगाता है, उसके रिएक्शन की वजह से वो आगे जाता है। जितना तेज वो पानी को पीछे धकेलेगा उतना ही आगे जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक्शन एंड रिएक्शन बहुत हमारे काम आता है। आपको याद रखना है बस कि हर एक्शन एंड रिएक्शन में दो बॉडीज होंगी, लिविंग या नॉन लिविंग कैसी भी हो सकती हैं वो। अब इसमें दो बॉडीज क्या हैं, एक तो ये इंसान है, मैन है, और दूसरा बॉडी है अर्थ। ये इंसान अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, वो एक्शन है, और अर्थ इस पर उतना ही फोर्स लगा रही है जो रिएक्शन है। इवन हमें चलने के लिए भी ग्राउंड पर फोर्स लगाना पड़ता है। आप किसी ऐसे सरफेस पर खड़े भी नहीं हो सकते, चलना तो दूर की बात है, जो आपको उतना रिएक्शन ना दे पाए जितना आप उस पर एक्शन लगा रहे हो। पानी पर चल सकते हैं, ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि खड़े होने के लिए ये जो सरफेस है आपको रिएक्शन नहीं देगा, आप इधर नीचे की तरफ डूब जाओगे। स्लिपरी सरफेस पर चलना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि आपका पाँव स्लिप कर जाता है तो आप प्रॉपरली एक्शन उस सरफेस पर लगा नहीं पाते, जिससे आपको प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता। अगर ये सरफेस स्लिपरी है तो जैसे ही पैर रखकर आप इस पर फोर्स लगाने के लिए आगे धक्का दोगे, आपका यही पैर पीछे की तरफ फिसल जाएगा। आप और अच्छा महसूस करना चाहते हो, एक मुक्का दीवार पर मारकर देख लो। जितनी धीरे मारोगे उतना आपको चोट कम लगेगी, और जितना ज्यादा तेजी से आप दीवार पर मुक्का मारोगे उतनी चोट ज्यादा लगेगी आपको, क्योंकि उतना ज्यादा आपने फोर्स लगाया, दीवार भी उतना ही ज्यादा रिएक्शन देगी। हाँ, यही काम आप अगर किसी कुशन्ड सरफेस पर करोगे, किसी गद्दे पर करोगे, तो आपके मुक्का मारते ही वो गद्दा अंदर दब जाएगा, वो आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अपनी जगह फर्म नहीं है। ये अगर एक वॉल है तो आप इस पर कील तभी ठोक सकते हो जब ये वॉल अपनी जगह फर्म रहे, क्योंकि यहां से आप फोर्स लगाते हो जितनी, ये वॉल भी उतना ही रिएक्शन दे देता है, जिसकी वजह से ये कील अंदर चली जाती है। अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं बच्चों को, किसी छत से आप एक रस्सी और एक ये वुडन ब्लॉक इससे लटका दो, एक स्ट्रिंग लेके एक वुडन ब्लॉक लटका दो, जिससे वुडन ब्लॉक इस रस्सी पर ऐसे ऐसे आगे पीछे झूल सकता है। अब आप यहां पर एक नेल लेकर उसको एक हैमर से, नेल को पकड़ लो और हैमर से उस पर जोर से मारो। ये नेल इस वुडन ब्लॉक में एम्बेडेड यानी धंसेगी नहीं, ठुक नहीं जाएगी, बल्कि ये वुडन ब्लॉक आगे की तरफ भाग जाएगा। नेल इसमें ठोक नहीं पाओगे जब तक कि आप इसको पकड़ के ना रखो, और जितना आपने एक्शन लगाया है उतना ही ये रिएक्शन ना लगाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे डेली लाइफ में एक्शन एंड रिएक्शन के, जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको डिस्कस किए हैं। तो हार्ड सरफेस हमेशा उतना ही रिएक्शन आपको लगा देता है जितना आप उसके ऊपर एक्शन लगाते हो। एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए।
अब ये एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ तो बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है, पूरी नेचर में बहुत जगह काम आता है, या बहुत जगह महसूस किया जाता है, दिखाई देता है, स्विमिंग करते समय, चलते समय, कील ठोकते समय, स्केटिंग करते समय, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी जिस सिचुएशन में हमें इस एक्शन एंड रिएक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, वो दो टॉपिक्स हैं या दो पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पार्ट मैं आपको यहां पर पढ़ा देता हूं आज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स का, जो कि आपके पूरी फिजिक्स जब तक चलती है 11th या 12th जहां तक भी, वहां हमेशा काम आएगा। तो दिखाते हैं आपको टॉपिक। उस टॉपिक के लिए सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा, यहां नहीं बनाता, इसको छोड़ देते हैं। यहां ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जो कि एक बॉक्स जैसा कुछ है, ठीक है जी। ये स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया मैंने, लेकिन ये एक कोई बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स। ठीक है जी, थोड़ा बाहर आ गया, इस वाले को हटा देते हैं। ये कोई सॉलिड बॉक्स है, डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं, 2 मिनट रुको। तो ये आपके सामने एक बॉक्स है, कोई ब्लॉक है, और इसका मास है m। यहां लिख देता हूं मैं, मास कितना है इसका, m। अब अगर ये ब्लॉक या कोई बॉक्स है, ये हवा में है, एयर में है, और आपने इसको दिया छोड़, तो ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। और नीचे की तरफ गिरना शुरू इसलिए होगा क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। एक फोर्स से, और कितनी होगी वो फोर्स, दिखाता हूं मैं, ये फोर्स दिखा देता हूं, अलग कलर से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ, एक फोर्स से। और वो फोर्स कितनी होती है या क्या होती है अगर ये पूछा जाए, तो वो फोर्स होती है mg, जो इस बॉडी का वेट होता है। आप यही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का लिविंग या नॉन लिविंग लेंगे और वो हवा में है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स से, जो कि mg फोर्स है, जो इस बॉडी का वेट है, m उसका मास है। और इस फोर्स की वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको प्लेस कर दें, ये प्लेस कर दिया मैंने उसको एक टेबल पर, ये जो आप दिख रही है क्या है, एक टेबल है, कोई टेबल या कोई सरफेस, स्टूल, टेबल, सरफेस, कुछ भी, और आपने ये बॉक्स इसके ऊपर रख दिया है। तो अर्थ तो अभी भी इस बॉक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिस फोर्स से वो उसका वेट है, सिचुएशन बदली नहीं है। लेकिन अब ये सारा वेट, ये सारा फोर्स इस ब्लॉक का एक्ट किस पर हो रहा है, लग किस पर रहा है, या यूं कहें आसान भाषा में तो झेलना किसे पड़ रहा है,
इस टेबल को। आप सिंपल बात है, आप एक फ्लोर पर खड़े हो जाओ, जैसे ये बच्चा खड़ा है, तो ये आप हो और आप खड़े हो गए एक फ्लोर पर। फ्लोर टच करवा देता हूं दोबारा। ये आप इस फ्लोर पर खड़े हो तो आपका सारा वेट इस फ्लोर को झेलना पड़ रहा है। आप इस फ्लोर के बजाय चढ़ जाओ एक चारपाई पर, एक स्टूल पर। तो जब आप एक स्टूल पर चढ़ जाओगे, अब आपका सारा वेट फ्लोर को नहीं, किसको झेलना पड़ेगा? स्टूल को झेलना पड़ेगा। तभी स्टूल के टूटने का खतरा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी, किसी सरफेस पर रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को खींचने वाली फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसका वेट है, वो एक्ट किस पर कर रहा होता है? वो एक्ट कर रहा होता है उस सरफेस पर जिस पर वो प्लेस्ड होता है। अगर ये बॉक्स यहां के बजाय एक और ऊपर टेबल रख के उसके ऊपर रख दिया जाए, तो इस बॉक्स का वेट उस टेबल को झेलना पड़ेगा जिसके ऊपर रखा है, और उस टेबल और बॉक्स का कुल मिलाकर वेट फिर नीचे वाली टेबल को झेलना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इस बच्चे का पाँव पहले इस स्केट बोर्ड पर है, तो इस पाँव ने जितना फोर्स लगाया हुआ है, इतने पोर्शन का जितना वेट है, वो स्केट बोर्ड को झेलना पड़ रहा है, और फिर स्केट बोर्ड समेत सारा वेट इस ग्राउंड को झेलना पड़ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस बॉडी को सपोज करते हो ए बॉक्स को, और ये जो बेंच या टेबल है इसका नाम रख देते हो बी, तो जब आप इस बेंच या टेबल के सरफेस पर बी पर ए को प्लेस करोगे, तो ए इस बी बेंच पर एक फोर्स लगाएगा, जो फोर्स mg होगी। क्यों लगाएगा? क्योंकि चाहता नहीं था ये लगाना, ये इसलिए लगेगी क्योंकि इस बॉक्स को अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, बीच में ये सरफेस आ गया। तो ये फोर्स जिससे इस बॉक्स को अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, वो ऑटोमेटिकली उस सरफेस पर एक्ट करने लगती है जो सरफेस बीच में आ गया है। आप कोई कप, मग टेबल पर रखते हो, तो उस मग का सारा फोर्स या वेट एक फोर्स है, वो टेबल पर लगता है। उसे उठा के जमीन पे रख दो, जमीन पे लगने लगेगा। मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि द बॉडी ए इज अप्लाइंग अ फोर्स mg ऑन बॉडी बी। अगर पूछा जाए बॉडी बी पर ए ने कितना फोर्स लगाया हुआ है इस समय, mg, जो कि उसका वेट है, जो है तो अर्थ की वजह से, जिसे कहावत कहते हैं, एक सेइंग है, करे कोई भरे कोई। तो फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ उसे खींच रही है, लेकिन झेलना किसको पड़ रहा है? बेंच को। तो बॉडी ए इज अप्लाइंग अ फोर्स mg ऑन दिस बेंच। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेंच चुप नहीं बैठेगा। बेंच एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स, मैं उसको अलग उससे बना देता हूं, लगाएगा। बेंच एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, यहां से यहां, और इस फोर्स को भी, वैल्यू तो इसका mg ही होगा, तो जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया, उतना ही फोर्स बी ए पर लगा रहा है। दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन देख रहे हैं डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल ऑपोजिट। इस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। रिएक्शन तो इसीलिए बोलते हैं कि ए ने जो बी पर फोर्स लगाई वो एक्शन है,
तो ए ने बी पर फोर्स लगाई वो एक्शन, बी ने ए पर जो फोर्स लगाई वो रिएक्शन। तो रिएक्शन तो बोलना ही था। नॉर्मल बोलने का रीजन ये है कि ये रिएक्शन हमेशा जो सरफेस लगा रहा है ना इसे, जैसे बेंच का सरफेस, हमेशा उसके नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर ही लगता है। ये पॉइंट दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, कुछ कुछ बुक्स में इसे कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन से डिनोट करने का रीजन इसलिए कि नॉर्मल रिएक्शन, एन फॉर नॉर्मल, लेकिन कहीं जगह पर इसको खाली रिएक्शन बोलते हैं कि नॉर्मल तो ये है ही, तो आर से भी डिनोट कर देते हैं। तो वो बुक के ऑथर के ऊपर है, पब्लिकेशंस के ऊपर। ये दो इसके मैंने देखे हैं बहुत सारी बुक्स में नोटेशन। हम वैसे, मेरा पर्सनल ओपिनियन आर की तरफ है कि इसमें इसको आर से ही डिनोट करता हूँ। एन फ्लुएंसी में मेरे से लिखा नहीं जाता है। बाकी दोनों में से किसी से भी करेंगे, एरो बनाएंगे, सब समझ जाएंगे। ज्यादा जगह मैंने आर देखा है। तो आपको जो एप्लीकेशन या जो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट सीखने हैं, मैंने बताया अभी बार बार कि एक्शन एंड रिएक्शन के तो हजारों एग्जाम्पल हैं। स्विमिंग करना, ये स्केटबोर्ड चलाना, कील ठोकना, दीवार पे मुक्का मारना, ऐसे डेली लाइफ में हजारों जगह आप देख सकते हो कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। लेकिन हमें जिस टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्शन एंड रिएक्शन के जिस एग्जाम्पल पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसके हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, सिलेबस ही नहीं एंट्रेंस एग्जाम में भी, वो ये टॉपिक है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्टिंग या प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग वो एक सरफेस पर प्लेस्ड है, रखा हुआ है, और जिस सरफेस पर रखा है उस सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगा रहा है जो कि उसके वेट के बराबर है। जिस फोर्स को आप F बोलते हो और वैल्यू उसकी mg होती है। वजह क्या है? इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, तो फोर्स तो ऐसे ऑलरेडी लग रही थी, बीच में बेंच आ गया तो फोर्स बेंच को झेलनी पड़ी। यानी बॉडी A इज अप्लाइंग अ फोर्स mg ऑन बॉडी B। A ने B पर लगाई है फोर्स कितनी? F इज इक्वल टू mg। ये है एक्शन। तो B जो है वो भी A पर फोर्स लगाएगा, वो है रिएक्शन। वैल्यू उसकी भी mg ही होगी। अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखें तो हम r इज इक्वल टू माइनस एफ भी लिख सकते हैं। वेक्टर नोटेशन में माइनस लिखने का मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है। एफ इज इक्वल टू माइनस आर भी लिख सकते हो या आर इज इक्वल टू माइनस एफ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। और जो फोर्स बी ए पर लगा रहा है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इसलिए क्योंकि एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, और नॉर्मल इसलिए कि याद रखें ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कि रिएक्शन हमेशा जो सरफेस लगा रहा है, यानी यहां पर वो सरफेस बी है ए के ऊपर, उस सरफेस के नॉर्मल ही लगेगा। रिएक्शन कभी तिरछा इधर 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 नहीं लग सकता। वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस। ये 90 डिग्री वाली बात आपको बहुत जगह बहुत सारे सिचुएशंस में पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएगी, बार बार याद दिलाई जाएगी। तो आज की क्लास का, अब अगली क्लास को सीखने से पहले आज की क्लास का कंक्लूजन पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इतना तसल्ली से बताया जा रहा है, क्योंकि ये रोज रोज बताने वाली चीज नहीं है। अब तो ये अप्लाई होगा डायरेक्टली, कि कहीं पर भी कोई सरफेस होगा उस पर एक बॉडी रखी होगी, हम बोलेंगे ये फोर्स mg जो उसका वेट है और ये है रिएक्शन। तो बार बार इसको याद नहीं करना है कि रिएक्शन क्या है, mg क्या है, वगैरह वगैरह। तो याद रहेगा शॉर्टकट में, ए ने बी पर जो लगाया वो एक्शन है, बी ने ए पर जो लगाया वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, जो सरफेस के नॉर्मल लगने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। दोनों का वैल्यू mg होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ये आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगली क्लास से बहुत लंबे समय तक, जब तक आप
ये चैप्टर खत्म कर लोगे, फ्रिक्शन पे आ जाओगे, सर्कुलर मोशन पे आ जाओगे, जब तक डायनेमिक्स चलेगा ये चीज हर टॉपिक में कहीं ना कहीं से एंट्री मारी जाती है। 12th क्लास को भी जो आजकल पढ़ाया जा रहा है उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बार बार यूज हो रही है। तो 12th के बच्चों को दिक्कत हो रही है जिन्होंने 11th में इसे ढंग से नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं 11th वाले बच्चों को अभी से ही बोलता रहता हूँ कि 11th जिसने ढंग से पढ़ा 12th का फिजिक्स उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पर ही बेस्ड होते हैं, चाहे आप ब्रांच कोई भी पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, मैग्नेटिज्म पढ़ो, वगैरह वगैरह। बस इसमें आप मोशन, फोर्स वगैरह सीख रहे हो। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो आप देख सकते हो 12वीं क्लास में यानी 12th क्लास में आप उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाली फोर्सेस पढ़ोगे जो आप देख नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विटॉन वगैरह, और वो इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, मैग्नेटिज्म में आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स तो वही है, बस उसका नाम बदल गया। यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो टॉपिक याद रहेगा बच्चों को, एक्शन और रिएक्शन। और इसने इस पर एक्शन क्यों लगाया, क्योंकि लग तो रहा था इस पर फोर्स, ग्रेविटी की वजह से बीच में आ गया बी, तो इसका सारा फोर्स झेलना पड़ गया बी को, तो बी चुप नहीं रहेगा, वो भी उस पर एक्शन लगाएगा कि तूने मेरे पर लगाया, मैं तेरे पर लगाऊंगा। बदला बदली का जमाना है, टिट फॉर टैट, यू किल माई डॉग, आई किल योर कैट। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। अब मुलाकात होगी बच्चों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ध्यान से देखें, समझें और अप्लाई करने के लिए तैयार रहें। गुड बाय, टेक केयर।